अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के ज़रई शोबे का, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में 19% इसका हिस्सा है और बिल वास्ता या बिला वास्ता 42% पाकिस्तानियों का जो रोज़गार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, जिसमें ज़ाहिर है कि लाइव स्टॉक भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। दुनिया में मौजूद 195 ममालिक की फहरिस्त में अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान को देखें, जो इसकी इफादियत को देखें, तो गंदम की आलमी पैदावार जो है वो 7वां नंबर रखता है। चावल की आलमी पैदावार में 10वां नंबर है पाकिस्तान का। कपास की आलमी पैदावार में 5वां नंबर। आम और अमरूद की प्रोडक्शन में पाकिस्तान का 5वां नंबर। प्याज और खजूर की पैदावार में पाकिस्तान का 6वां नंबर मौजूद है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान का जो एक आम किसान है वो इंतहाई बदहाली का शिकार है और मजमूई तौर पर अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो इंतहाई नाक़िस पॉलिसीज़ का ये सेक्टर शिकार है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि किस्मत बदल सकती है और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, उसके तहत कॉरपोरेट जो एग्रीकल्चर है ये पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है या नहीं। बहरहाल ये मौजू और इनसे जुड़े दीगर मौजू को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर, ग्रुप चेयरमैन KSB। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उनके साथ डॉक्टर फयाज सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, माहिर ज़राअत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और हमें मियाँ रेहानुल हक साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि नायब सदर हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के। सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ज़ाहिर है कि एक मालियाती शोबे में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के उसमें बड़ा नाम है KSB ग्रुप का। अब आप ज़रा एग्रीकल्चर साइड पे देख रहे हैं और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर साइड पे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, एक एरियल व्यू अगर लें तो कितना बिगाड़ इस वक्त आ चुका है पाकिस्तान के ज़रई शोबे में। हालांकि इतनी सपोर्ट के बाद तो एक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए था। ये अमल जो है ये कोई महीनों में तो नहीं हो सकता ना, ठीक। इसको तो वक्त लगता है और ख़राब भी महीनों में नहीं हुआ है यकीनन। लेकिन जो अमूमन जो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं ये सब इर्रेलेवेंट हैं। अगर हम अपने अवाम को जो है उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर सकें, अगर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर हमें और अपनी ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, या अमूमन एक साइकिल आती है में टमाटर की शॉर्टफॉल हो जाती है या जो है वो प्याज की शॉर्टफॉल हो जाती है। हाँ। अगर ये सारी ज़रूरियात हमारी जो है वो आवाम की पूरी ना हो सकें तो मैं इन तमाम स्टैटिस्टिक्स को जो दी जाती हैं मैं उनको एक गैर ज़रूरी सी स्टैटिस्टिक्स समझता हूँ। बुनियादी तौर पर हमें पहले इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हो, और उसके लिए एक चीज़ ये जहन में रखें कि जो हमारा एक जिसे हम ज़रई इनकलाब कहते हैं 60s का, उसमें ये यकीनन सूरत हाल थी कि जो हमारी प्रोडक्शन थी वो पहली दफ़ा बढ़ी थी। ख़ास तौर पर मैक्सीपाक गंदम आने के बाद जो है गंदम की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। उस वक्त के बाद जो हमने काम किया ज़राअत को इम्प्रूव करने के लिए वो ट्रैक्टराइजेशन का काम किया। अच्छा, मैकेनाइजेशन का काम नहीं किया। ठीक है। और दुनिया जो है वो मैकेनाइजेशन की तरफ गई ताकि उसको पर एकड़ यील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दूसरा हमारा बड़ा चैलेंज जो रहा वो, अच्छा, एक इसी पीरियड में जो आपने बात की यील्ड के हवाले से, सेम वही सॉइल है, वही मौसम है, और यहाँ हम पाकिस्तान में पंजाब को कह लें और भारत में वहाँ पे उनका जो एरिया है पंजाब का, भारतीय पंजाब का, ये बुनियादी फ़र्क जो यील्ड में पर एकड़ यील्ड में देखा गया वहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या उन्होंने जल्दी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया? ये इसमें क्या आपका हुआ? जी, एक तो मैंने आपसे पहले अर्ज कर दी कि मैकेनाइजेशन की ज़रूरत थी, हम सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन पे आके रुक गए। सही। दूसरी बात जो है हमारे यहाँ 3800 ऐसी फर्म्स हैं जो बीज की सप्लाई का काम करती हैं, लेकिन अगर आप उनकी बीज की जो लोकल पैदावार है हाइब्रिड बीज की अगर वो नंबर देखें तो वो चंद नंबर में आ जाती है। और हमारा सबसे बड़ा दूसरा मसला जिसकी वजह से यील्ड इम्प्रूव नहीं हो पाती वो अच्छे बीज की दस्तयाबी, और वो एक बहुत बड़ा मसला है। और तीसरी चीज़ जो कि एक आम किसान के लिए मसला बन जाती है वो ये कि उसको
वो उस किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है जो उसे चाहिए यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, जो इनपुट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसको फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती। चाहे बैंक साहब के पास कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपकी पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो फाइनेंसिंग है, जिसको ये 1800 बिलियन की बात करते हैं, ये उसके अशरे अशीर भी नहीं है जितनी बड़ी की फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत है, ताकि इनपुट्स हैं उनको वक्त के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में अगर बात करें इस पूरे सेक्टर की बदहाली और बिगाड़ की, तो जैसे बुखारी साहब ने कहा, आप किस तरह से उसको देखेंगे? बुखारी साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एग्रीकल्चर की बुनियादी ज़रूरियात जो होती हैं, इनपुट्स होती हैं, और इनपुट्स में आपका पाकिस्तान में अच्छी लैंड है, पाकिस्तान में जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और प्रिंसिपली तो हमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 7-8 ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। दुनिया में बहुत कम ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, और ग्रेन जो है बेसिकली तो ह्यूमन फूड सिक्योरिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ग्रेन की प्रोडक्शन कम होना ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ सपोज टू जितने भी हमारे कंट्रीज़ आसपास हैं जहाँ पे इतने बड़े एग्रीकल्चर लैंड नहीं है या इतने बड़े प्लान नहीं, पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, जो हमारा पंजाब का प्लान है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर इसी वजह से हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है दैट इज़ आल्सो लार्जेस्ट। तो ये हमें मैसेज ये देता है कि जी वी शुड नॉट ओनली प्रोड्यूस फॉर पाकिस्तान, हमारा पोटेंशियल तो पूरी दुनिया में एक दिहाई लोगों की फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए। सही, बट अनफॉर्चुनेटली फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में हो गया इस वक्त, एक ऐसे मुल्क में जो अपने आप को ज़रई मुल्क कहलाता है। फूड सिक्योरिटी का मसला जो है ना, वो बुनियादी तौर पे इसके भी बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट शाह साहब ने बात की कि आपकी इनपुट्स हैं। नंबर 1 सीड है। सीड चाहिए आपको पता है कि हमारे वीट सीड पे जो काम हुआ बहुत पहले, मेरा ख्याल है कि ये 60s-70s में ज़्यादा हुआ, उसके बाद हमने कोई अच्छी वैरायटीज़ डेवलप नहीं की, बाहर से आई तो उनका नहीं हुआ। नहीं तो हम क्यों नहीं कर सके? हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हुआ यहाँ पर? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं ये सब रिसर्च का काम साहब? देखिए यूनिवर्सिटीज़ का तो इसके ऊपर क्या ये सब के सामने है कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजर जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है वो एक टीचिंग सेंटर है। हालांकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ऑन हैंड आपने हर चीज़ सिखानी है, बच्चों को ट्रेन करना है और एग्रीकल्चर बिजनेस करना है। जब से ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन्होंने फैसलाबाद या रिमोट एरियाज़ में बनाई जाती हैं जो पहली वो थी, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे फॉर्मर बैकग्राउंड के हैं, उनके पेरेंट्स भी, और उनके पास लैंड होल्डिंग्स हैं, तो पढ़ने के बाद खुद जाएं और अपने फार्मिंग करें। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पढ़ाई की बजाय वहाँ जाके फार्मिंग काम करने, सारों ने जॉब तलाश कर ली, जॉब में आ गए, और उससे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है जिसे हमने इम्प्लीमेंट करना था वो नहीं हो सका। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अगेन जिस तरह हर शोबे में है, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो आपकी वर्क फोर्स है ना तो वो ट्रेंड है, जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने सीखा उनके अंदर, लेकिन वो इनोवेशन के लिए नहीं है, वो तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाते हैं और हमारी फूड का सोर्स जो है ना वो बने हुए हैं, और वो उनकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है कि कम से कम नॉलेज, कम से कम रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों के जो इम्पेक्ट है वो उसका ये आ रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। बुखारी साहब, एचआर के हवाले से जो बात की गई, और जाहिर है कि जब हम कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, SIFC के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस मसले को किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। जी बुखारी साहब। जी देखिए, हमारा बड़ा एक मसला जो है पैदावार की जो कमी हो रही है उसमें हमारा फार्म साइज़ है। जो पहले कहते थे 12 एकड़ हमारा फार्म साइज़, अब वो फार्म साइज़ हमारा 7 एकड़ पर आ गया है, क्योंकि पहले वो बेंचमार्क होता था कि छोटे काश्तकार जो है वो 12 एकड़ वाले, वो अब और रिड्यूस हो गया। तो अब उनकी कैपेसिटी नहीं कि वो उसको इनपुट्स के लिए, अच्छे बीजों के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए उनके पास वो वसाइल ही नहीं कि वो पूरा कर सकें। तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग का है, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव जिसका नाम दिया गया है, इसमें 1000 एकड़ का फार्म जो कि गवर्नमेंट के सूबाई हुकूमतों के पास जो ज़मीन है
उसको इस्तेमाल करके इनकरेज किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटियों से जो अच्छे तालीमी याफ्ता बच्चे हैं उनको बजाय ये कि वो सेल्समैन बन जाएं दवाइयों वाली कंपनियों के या जो फर्टिलाइज़र बेचने वाली कंपनियों के, वो आएँ और आके फार्म पर काम करें। अच्छा, ये सूबाई हुकूमत के पास जो ज़मीन है वो कौन सी ज़मीन जो भी उनके इस्तेमाल के इस वक्त उसमें उनके पास इस्तेमाल में नहीं आ तो रही, ये बड़ा मसला आया था, वो एग्रीकल्चर लैंड या बारान, ये जी वो ज़मीन जो उनके इस्तेमाल में नहीं आ रही और वो जो है गैर आबाद पड़ी हुई है, उस ज़मीन को आबाद करने के लिए ये ज़मीन जो है वो मलकियत रहेगी उन सूबाई हुकूमतों ही की, लेकिन वो एक इस्तेमाल का राइट जो है 30 ईयर्स के लिए वो पास ऑन कर रहे हैं SIFC में। और जो इन्वेस्टर है वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी ला रहा है, HR इम्प्रूव करके ला रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बीजों की बात की थी, तो बेशुमार माफियाज जो हैं वो हमारे यहाँ बीज इंडस्ट्री में भी हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी हैं। अब देखिए कि इस वक्त आपका फर्टिलाइज़र जो 5,500 6,000 इस तरह से जो है वो बुरी मिल रही है, हालांकि उसकी सरकारी कीमत जो है वो 33 है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो है इस गंदम की जो पैदावार के लिए इस वक्त हसूल की कोशिश की जा रही है, उसको बचा लिया गया है। क्योंकि अक्टूबर में इस वक्त इस दफ़ा जो है वो जो अमूमन फर्टिलाइज़र कंपनीज बंद होती थी, उनके पास गैस नहीं होती थी, वो हुकूमत ने मुहैया की है और पॉलिसी इस तरह की बनाई है कि फर्टिलाइज़र कंपनियों को जो है वो मिले। फिर भी मिनिस्ट्रियाँ काम नहीं करती। आपके पास जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने वक्त के ऊपर जो है यूरिया का ऑर्डर नहीं दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वक्त पर उनको पैसे नहीं दिए। अब जाके अल्लाह अल्लाह करके 2 लाख टन की जो है उन्होंने एलसियाँ खोली हैं, कुछ माल उसमें से आना शुरू हो गया है, तो उससे वो जो एक हैजानी कैफियत पैदा हो सकती थी वो रुक गई है। मकसद कहने का ये है कि अगर आपने पैदावार नहीं हुआ ना सारा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप, मैं कहूँगा SIFC की इंटरेक्शन की वजह से exactly, मैं उसी में नहीं, मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं IPPs के हवाले से बात करते हैं, पावर प्लांट्स लग गए, सब कुछ IPPs, वो प्राइवेट सेक्टर था, वहाँ पे करप्शन, वहाँ पे आपके कमीशन और वहाँ पे किकबैक, सारी चीज़ें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने नहीं लगाया, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। नहीं, ये गलत है कहना, हर चीज़ को करप्शन का नाम नहीं देना चाहिए। आपकी प्लानिंग के अंदर आपने कह दिया कि हमने 42,000 की जो है वो कैपेसिटी करनी है, जबकि आपको पता है कि आपकी जो टेक ऑफ है वो इतनी नहीं है और 62% की आपने, तो मेरा पॉइंट सर यहाँ पे ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है करप्शन, सारी चीजें, और फिर जो चीज गवर्नमेंट के वहां पे चूंकि कहते हैं करप्शन प्राइवेट सेक्टर के अंदर, देखिए ये बात जो है ना, ये आपके यहाँ माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, सही, लेकिन अगर उसको आप जो है प्रॉफिट नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन बात कहीं और चली जाएगी। हाँ। मैं जरा IPP के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, क्योंकि कल हमने यही बात की थी, प्रोग्राम किया था। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि चीजें किस हद तक SIFC के अंदर आकर बेहतर हो जाएंगी अगर जनाब हमारा ये जो इतने बड़े ये कार्टेल्स हैं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इनसे जान छूट सकती है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, असल में बुनियादी तौर पे देखें, पहले तो ये शाह साहब की बात का एक बड़ा, मैं पहले तो एग्रीकल्चर को हमें डिफ़ाइन ये करना है कि एग्रीकल्चर के जो हमारा सेक्टर है इसकी क्या यानी डेफिनेशन क्या है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हम एक कल्चर जैसे हुई कि एक स्मॉल फार्मर होते हैं, एक मीडियम फार्मर्स होते हैं, एक लार्ज फार्मर्स होते हैं। अब इन तीनों की एग्जिस्टेंस में तो हम सरवाइव कर रहे हैं अभी भी पाकिस्तान में हमारा चूँकि अपना गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर हमें ये वीट और बहुत सारी क्रॉप्स को लाना पड़े तो ये हमारे लिए और बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। अब आप ये देखें कि जो इनका ग्रीन इनिशिएटिव है उसके अंदर जो मेन फोकस है, जैसे इन्होंने लिम्स का इदारा बनाया, हाँ। वो बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट इदारा है और उसने जो काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने क्या किया है कि जी दे हैव गॉट ऑल डाटा, पहले बहुत बड़ा डाटा बेस सेंटर बनाया, वेरी हाई टेक डाटा बेस सेंटर, और उन्होंने जितने भी आपके रिमोट सेंसिंग से पूरे पाकिस्तान की मैपिंग की, एग्रीकल्चर और ऑल लैंड। उसके बाद उस मैपिंग पे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जी अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है, एग्रीकल्चर को अलग कर दिया, दूसरे फार्म्स को अलग कर दिया। तो अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो उन्होंने 3-4 बड़े इवेंट्स जो है ना ज़बरदस्त किए, क्योंकि आई विटनेस ऑन दैट, आई वाज प्रेजेंट इन दिस प्रोजेक्ट टू सर्टन एक्सटेंट। तो उसमें ये सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि जी ज़मीनें जो हैं वो फार्मर की, उनको एक ऐप बना के दी। उस ऐप में फार्मर जो है डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और वो उसको जो लिम्स है वो उसको बताता है कि जी ये आपकी लैंड की लुक आता है। फिर उसको ये बताते हैं कि ये तुम्हारी सॉइल कैसी है, तुम्हारे जो वाटर लेवल क्या है,
तुम्हारी जो सॉइल है इसमें कौन सी क्रॉप लग सकती है, कब लग सकती है, और तुम्हें ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके अंदर सैलिनिटी है या नहीं है, वाटर लॉगिंग है कि नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत टेक्निकल चीजें, लीगल चीजें, लेकिन क्या मैं हमारा इसी के अंदर एक आम फार्मर जो है वो इसको समझ सकता है? खानगी तो सबसे बड़ा मसला है ना, क्योंकि देखें चेंज फॉर ए गुड, जब आपको याद है मिलेनियम से पहले, मिलेनियम में बड़ा 2000 में क्या दुनिया में एक वबाल मचा था जनाब, कंप्यूटर खत्म होने जा रहे हैं, दुनिया तबाह होने जा रही है। फिर जब पाकिस्तान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही थी तब ये हो रहा था कि जनाब एक कंप्यूटर जो है वो बाकी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सारे मिथ्स उस वक्त हमने देखे। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो टाई सूट के लोग आके बैठ के और फार्मर्स को, जो ट्रेडिशनल फार्मर है उनको साइडलाइन कर देंगे, उनका इस्तेहसाल होगा। ये जरा आप ज्यादा बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारी अब भी बैकबोन जो है ना वो छोटा फार्मर है और वही रहेगा। अब इसके अंदर जो एडिशन होगी, जैसे मैंने बताया ना कि आप कहते हैं फार्मर, छोटे से छोटा फार्मर भी मोबाइल यूज़ करता है, किसी से पूछ के तो यूज़ नहीं करता। सही, उसको सब लर्निंग, ये सेल्फ लर्निंग होती है और ये डिमांड होती है, वक्त आपको फोर्स करता है टू लर्न। ये फोर्स लर्निंग होती है, ये करनी पड़ती है। और दूसरे उसके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब वो क्या करेंगे जी कि फार्मर को कहेंगे कि अभी मसलन उन्होंने वीट लगा दी, उन्होंने कहा जी तुमने वीट लगा लो। अब क्या होता था कि वीट लगाया, जब मर्जी है पानी लगा दिया, जब मर्जी है नहीं लगाया। दे विल टेल कि नहीं भाई तुम्हारे पानी का टाइम हो गया, अब तुम लगाओ ऑन उस पर लाइव ऐप पे रियल टाइम। ठीक है, इट इज़ जस्ट नीडेड कि जी वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। इसके बाद मसलन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो पूरी वर्ल्ड का इस वक्त इशू है वो ये है कि फर्टिलाइज़र इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इनपुट। अब फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के लिए चाहिए कि आपको फर्टिलाइज़र किसी एक क्रॉप के लिए चाहिए कितना, तो उसके लिए कुछ इन्होंने FAO ने इनको डाटा दिया, बहुत अच्छा उनकी एक स्टडी थी। उस डाटा बेस पे इन्होंने डिवाइड किया कि हमारे कौन कौन से जोन में फर्टिलाइज़र, जैसे पोटैश कितनी है, इनहेरेंटली फास्फोरस, ये दो सबसे बड़े महंगे फर्टिलाइज़र हैं। तो उससे ये बता सकते हैं फार्मर को कि आपने कितना पोटैश लगाना है और कितनी आपने फास्फोरस लगानी है। लेकिन इससे भी बढ़ के मैंने ये सजेशन दी थी कि अब दुनिया में बड़े अच्छे सेंसर्स और बड़े अच्छे प्रोब्स आ गए पूरे विद प्रोग्राम। अब आप वो प्रोब्स मंगवाएं और आप एक स्टार्टअप बनाएं, और हमारे जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और हर प्रोविंशियल लेवल पे भी और स्पेशल तहसील लेवल पे जितने बच्चे फारिग हैं उनको स्टार्टअप कंपनीज बना के दें। वो छोटा सा गैजेट है, इक्विपमेंट है, वो फार्मर के पास जाए और उसे कहे जी मुझे आपसे मैं 500 या 1000 रुपये लूँगा, आपको ये बता दूंगा कि आपका फर्टिलाइज़र का कितनी डिमांड है, और वहीं से जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो जो कलेक्ट करे वो उसके हेड ऑफिस में जो इनका डाटा सेंटर है वहाँ पे जाए, और इस तरह पूरे पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट किया जाए और पास एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि एक एरिया में आपने कितना फर्टिलाइज़र, कितना पानी लगाना है, कितनी आपकी, ये सारे जो हैंडीकैप हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त यानी ये बुखारी साहब ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी लेड एक इनिशिएटिव होगा सारा। अच्छी खबर ये है कि करीबन 500 के करीब जो है एगटेक कंपनीज जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं फार्मिंग में। जैसे आपने फार्मदार का नाम सुना होगा, वो हमारे प्रोग्राम में हमने किया, उनके साथ प्रोग्राम किया फार्मदार के साथ। उस किस्म की जो कंपनियां हैं उन्होंने एक नई डायरेक्शन जो है वो दे दी है, और ये 500 कंपनियां जो हैं इनकी तादाद बढ़ रही है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, उसमें भी मदद दे रही हैं। फ्रॉम फार्म टू मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि स्टोरेज की जो है हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं। 30% हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब होती है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में मार्केट आइडेंटिफाई करके और एक्सपोर्ट्स मार्केट एक्सेस, मार्केट कहाँ पे आपको रीच करना है, नई मार्केट टैप करना और वो प्रोडक्ट की प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस क्रिएट करके, ये वो काम सारे जो हैं ये एगटेक कंपनीज ने शुरू कर दिए हैं जो कि लास्ट माइल सोल्यूशन है। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं डॉक्टर साहब की बात को मद्देनज़र रखते हुए बताऊंगा कि ये जो LIMS है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जो बुनियादी फैक्टर है ना, चाहे छोटा फार्मर हो, बड़ा फार्मर हो, मिड लेवल फार्मर हो, उन सबको जो है अच्छा बीज चाहिए, अच्छी तौर पे उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, और उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। ठीक ठीक। और फार्मर जो अब देखिए, यानी बात यह है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इस मौजूदा हाल में स्टेटस को के अंदर नहीं रह सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी ब्रेक में ले लूं, ब्रेक विद योर परमिशन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं।
वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मियां रेहानुल हक ने, जो कि नायब सदर हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये बताइए कि इस वक्त हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर और बिलखुसूस किसानों के हवाले से, उनके फाइनेंस तक उनकी रसाई नहीं है, वो हुआ, फिर बहुत सारे एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग या SIFC के अंदर पाकिस्तान की ज़राई शोबा जो है इसको एक बिल्कुल सही डायरेक्शन मिल जाएगी, और किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो किसानों की आज आवाज़ बना है और किसानों के मसाइल को उजागर करने के लिए वो वन स्टेप अहेड आया है। तो हम किसानों का जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ जो मामला चल रहा है वो इंतहाई हैरान कुन भी है और इंतहाई मायूस कुन भी है, इस सेंस से कि इस वक्त जो कारपोरेट फार्मिंग की जो बातें हो रही हैं ईवान बाला से लेके पूरे कंट्री में, तो वो हम ये किसान ये समझते हैं कि ये सरासर किसान कुछ पॉलिसी है, इसके में किसान को कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको चंद हाथों में मरकूज करके जो हमारा पाकिस्तान का छोटा किसान है जो दरमियाना किसान है कि जो उसकी हलाकत का सामान किया जा रहा है, उसके लिए कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी है उसकी अपनी ज़रायत से मुंसलिक है। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान का जो दारोमदार है, जिसे हम पाकिस्तान को एज ए एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, या पाकिस्तान में नहीं, तो अब तक हमने ऐसा क्या कर दिखाया हमारे किसान ने जो अब तक इस्तेहसाल का शिकार है? अगर SIFC में बात की जा रही है जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की और चीज़ों को बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आगे लेकर चलने की, और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, तो इसमें तो मेरे ख्याल से बेहतरी की बातें होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी मौजूदा सिस्टम में इसमें पाकिस्तान के किसान को आप क्या समझते हैं कि बड़ा एक मिसाली ज़िंदगी गुजार रहा है वो? पाकिस्तान का किसान इस वक्त मिसाली जिंदगी तो कभी भी नहीं था गुजारा जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान के किसान को हमेशा मसाइल का शिकार रहा है पाकिस्तान का किसान, और इसमें कभी ऐसा होता है कि कोई इनपुट्स की कीमतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि किसान की रीच से और पहुंच से बहुत दूर हो जाती हैं। उस महंगाई की कमर तोड़ महंगाई ने किसान को का भी वो हाल किया है जो आम पब्लिक का है। तो इस वक्त किसान जो है ना उसको बीज सस्ता मिल रहा है, ना खाद सस्ती मिल रही है, ना पानी सस्ता मिल रहा है, ना बिजली सस्ती मिल रही है, ना कोई और चीजें सस्ती मिल रही हैं। हर चीज जो है उसकी पहुंच से दूर जा चुकी है। और जब कारपोरेट फार्मिंग आ जाएगी तो फिर और ज्यादा जो छोटा किसान है वो पिस जाएगा। अच्छा, अब डॉक्टर फैयाज, ये हिंदुस्तान के आम किसान के जहन में आप किस तरह से ये सोच जो है, ये देखें, ये सोच अपनी जगह प्रिवेल करती है, इन लोगों के कंसर्न बड़े हैं, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। आप ये देखें कि हमारे इंटरेस्टिंग, आप देखें कोई बंदा 20 लाख या 30 लाख की छोटी सी फैक्ट्री बड़ा फार्मर भी लगा लेता है ना, तो वहाँ पे वो पूरा दिन बैठा रहता है फैक्ट्री में। तो एक उसके पास 10 करोड़ की लैंड हो ना, तो वहाँ वो नहीं जाता। एब्सेंटी फार्मिंग है, वहाँ काम के लिए अपनी एफर्ट नहीं करते, टाइम नहीं देते, प्लानिंग नहीं होती। ये नॉट फॉर एवरीवन, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो फार्मर को फिर भी ये जो बात कर रहे हैं, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी लाइफ लाइन है, उनके कंसर्न्स को देखना चाहिए। लेकिन फार्मर की अब तक की सिर्फ, मैं आपको जिन हालात में भी है इस मुल्क को उन्होंने बड़ा कुछ दिया, अब अगर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को या एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स को देखें तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 करोड़ लोग हैं, ठीक है। 20 करोड़ आदमी अगर एवरेज 6 रोटियाँ 5 रोटियाँ खाएं डेली, तो ठीक है, एक रोटी तकरीबन 20 की है, तो ये तकरीबन आपका बनता है कोई 200 मिलियन लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करें आप कितना पैसा बनता है एक दिन? तकरीबन आपका 10 बिलियन, मतलब राउंड अबाउट। और 30 डेज में कितना बनता है, और एक साल में ये तकरीबन गवर्नमेंट का जो बजट है ना, तकरीबन उससे डबल बन जाता है, ट्रिलियंस में है, सिर्फ 6 रोटियों से। और एक दिन के कंजम्पशन में, एक मतलब पूरे साल की कह रहा हूँ, एक दिन की। इसका मतलब ये है कि आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अगर वैल्यू ऐड करें तो आपका जो कम से कम, मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम कोई 25 से 30 ट्रिलियन का टर्नओवर सिर्फ वीट एक क्रॉप से होता है। सर अगेन बुखारी साहब, ये जो अब ये इतना पैसा टर्नओवर होता है तो फार्मर को बैक एंड पे क्या मिलता है?
यही तो इस्तेहसाल है ना सर। इस्तेहसाल इसलिए है कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। जिसके पास पैसा जाता है उसके पास कंसंट्रेट हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, और जिसके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी भी गलती कोई नहीं है। हर बिजनेसमैन का जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन और होता है वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है। उसको आप चांस दें, वो पैसा इन्वेस्ट करे। इस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कौन करे? सारे प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं। बुखारी साहब, ये जो इस्तेहसाल हो रहा है पाकिस्तान में किसान का, और जाहिर है कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं इस हवाले से वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस इस्तेहसाल की वजह भी तो यही है ना। जो एक आप थोड़ी सी कंपैरिजन करें, गुज़िश्ता साल गंदम की कीमत का ऐलान कब किया गया था? मार्च में। और इस साल बुवाई के लिए गंदम की कीमत का ऐलान कब किया गया था कि 4,000 रुपये की जो है कीमत तय की जाएगी अक्टूबर में, ताकि फार्मर को पहले से पता हो कि वो अपनी अगर कैलकुलेशन कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने पर एकड़ 60 मन जो है वो प्रोडक्शन लूँगा। हालांकि उससे एवरेज कम है, लेकिन फिर भी जो अच्छा फार्मर है वो उसकी कोशिश होती है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो 60 मन तक चली जाती है, तो वो उससे अपनी कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे 1 एकड़ के पीछे 2,40,000 रुपए की आमदनी मुतवक्का है, लिहाजा मैं इसके अंदर कौन सी क्रॉप जो है वो लगा सकता हूँ, क्या ये मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी या नहीं। रेहान साहब, ये जो असेसमेंट है एक आम किसान की, और जाहिर है कि आप इस वक्त किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये उसके पास नंबर्स नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो डाटा कलेक्शन उसके पास नहीं है, तो वो यकीनी तौर से फिर वो इधर उधर देखता है और फिर जिस उस सड़क पर उसको हाँका जाता है हुकूमत की तरफ से, वो मजबूर होता है उसके ऊपर। तो ये तो अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन बेस बढ़ जाएगा। सर ऐसे जब ये हो रही है कि अक्टूबर में इसकी गंदम की जो सपोर्ट उसका ऐलान किया गया, अब मुझे ये बता कि जब गंदम की वो प्राइस का ऐलान किया जा रहा था और उसके बाद गंदम की बुआई स्टार्ट हो गई, और तो हमें सबसे बड़ा जो मसला आया, हमें गंदम की बुआई के लिए खाद मुयस्सर नहीं थी। यूरिया खाद मुल्क में शार्ट हो गई, ब्लैक में मिलनी शुरू हो गई, और यूरिया खाद की कीमतें बुआई के दौरान ही 4 दफ़ा बढ़ गई। और इस वक्त यूरिया खाद भी नायाब है, दूसरा और तीसरा पानी इस वक्त गंदम को लग रहा है, और उसके लिए भी हमें खाद मुयस्सर नहीं है। DAP खाद 12,000 तक बोरी चली गई, और उसके अलावा बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि जो ट्यूबवेल इरीगेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम इतने ज़्यादा कास्ट बढ़ गई है ट्यूबवेल की और पानी की कि हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, किसान किसी कीमत में अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा एक बात यह कि जब अगर सिर्फ गंदम की बात करते हैं तो शुगर मिल माफिया जो है इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जब उन्होंने क्रशिंग सीजन लेट किया तो हमारा पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 35% एरिया ऐसा होता है जो हमने गन्ने की फसल हार्वेस्ट करने के बाद हमने वो लगाना हो तो वहाँ गंदम की बुआई करनी होती है। अगर गन्ना लेट हो जाएगा, फसल देर तक खड़ी रहेगी और वहाँ पे वो जगह खाली नहीं होगी, तो हम कैसे वहाँ गंदम काश्त कर सकेंगे। ठीक है, ये तो सारे बड़े वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर फयाज, अब लास्ट मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहिए। बताइए कि ये सारी जो चीजें हैं एक सिस्टम के तहत ही सही होंगी, और वो सिस्टम आप समझ रहे हैं कि इन प्लेस होने जा रहा है। देखिए, मैं अभी इन्होंने शुगर केन गन्ने की बात की, मैं एक और आपको बड़ी मतलब कि ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिससे सारे लोगों को ये देखना होगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। हाँ। ये शुगर केन में जहांगीर तरीन साहब ने मुझे जो मैं उनके साथ भी बड़ा क्लोज रहा हूँ, अब उनके बारे में पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बात हो रही है, तो वो उन्होंने कोई 30,000 एकर्स पे शुगर केन शुरू किया, अब राउंड अबाउट 50,000 एकर्स पे वो लगा रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे 1,000 एकड़ से अगर उनको सिर्फ 3 करोड़ भी बचें और इंटू 30,000 आप बुलाएं तो ये 30 बिलियन उनकी नेट प्रॉफिट हो सकता है अगर वो देखा जाए। और उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड और इन चीज़ों के ऊपर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आपको देखें पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसमें क्या होना है, आपने 5,000 या 1,000 या 10,000 एट स्ट्रेच 1 क्रॉप लगानी है विदाउट एनी 2-3-4 लोग आपके सपोर्टर होंगे, बाकी टेक्नोलॉजी काम करेगी। जहांगीर तरीन साहब ने यही काम किया, उससे क्या रिजल्ट निकला है कि इस वक्त दुनिया का या पाकिस्तान का सबसे यूनिक मॉडल है कि वो ट्रिलियन बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं
ठीक कहाँ है। लेके जाते हैं ठीक दोबारा है, बिजनेस चले में जी, वो लगाते जाहिर है हैं। कि हमारा इस वक्त मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि ये फार्मिंग मॉडल जो है ना, इनको हम ठीक है, करें, इसको इनको मैं प्रमोट करें। और भी बहुत- मैं एक चीज आपको ऐड करूं, जी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी हाँ। तो सेक्टर जो है वो और इम्प्रूव होगा और नई इन्वेस्टमेंट आएगी। और यही उसका Exactly. और ये सबसे कारोबार का important जरूरत ये कारोबार है। का उसूल ये है। reinvest ठीक है हुआ, जी। उन्होंने पैसा चलिए जी, कमाया बहुत और बहुत दोबारा शुक्रिया, लगाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैयाज, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और रेहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो निज़ाम है, ज़राअत का जो सिस्टम है पूरा एग्रीकल्चर का, ये स्टेटस को के अंदर नहीं रह सकता, इसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें जिन किसानों के जो है वो रिजर्वेशन हैं, उनको यकीनी तौर से इस हुकूमत ने ही हल करना है, और आगे चल के टेक्नोलॉजी के साथ ही हमने अपनी ईल्ड को बढ़ाना होगा, तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।